नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के सपूत 2.0 बैच में, जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास है नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है। और ये जो टेक्निकल केमिस्ट्री लिखा है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों में आना है। ये कोई केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं होती, केमिस्ट्री तो सब जनरल ही होती है, लेकिन जो ये टेक लिखवाया है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है। तो इसमें जो जीडी वाले बच्चे हैं, क्लर्क वाले बच्चे हैं, ये बच्चे इस क्लास को नहीं लें, वो अपने कोर्स का पढ़ें जो उनके कोर्स में चल रहा है। ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक। तो जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। ये थोड़ी सी ज्यादा लंबी क्लास रहेगी, इसकी वजह से इसके दो पार्ट आएंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण के मैं दो पार्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में मैं पूरी तरीके से फ्लो फ्लो में इसको नहीं करा सकता, क्योंकि क्यों खींचना और क्यों बहुत जल्दी करना। हम उतना कवर करें जितना हमारा टाइम मैनेजमेंट हो। ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लें। ठीक है। सर आज क्लास नहीं दिखा रहा था, है क्लास नहीं दिखा रहा था, फिर ये क्लास कैसे हुई है। शेड्यूल ही तो थी प्यारे बच्चे, देखो 6 बजे, 27 तारीख, है ना। चलिए आ जाए। हाँ जी, आ जाते हैं। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर एक सीधी सीधी बात यह है कि अगर मैं तत्व लेकर आता हूं, तत्व का मतलब एलिमेंट लेकर आता हूं, और बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट का मतलब कि हमारे पास 100 तत्व हैं, उनको एक जगह रखना तो सही नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बांटना पड़ेगा। अगर वो बट गए तो उनको पढ़ना बहुत आसान होगा। जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल में आपने एक बात देखी होगी कि नर्सरी क्लास अलग है, केजी क्लास अलग है, फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड क्लास अलग है, ऐसे करते करते 12वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं। उन सबको बांट कर पढ़ा रहे हैं। बांट कर पढ़ाने का मतलब ऐसे नहीं कि भेदभाव करके पढ़ा रहे हैं। बांट कर पढ़ाने का मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया कि जो 11वीं पास कर चुके हैं वो 12वीं में पढ़ेंगे, जो 10वीं पास कर चुके हैं 11वीं में पढ़ेंगे, इस तरीके से, है ना। तो वर्गीकरण क्यों जरूरी है, आसान करने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए। ठीक है। चलिए तो अब यहां देखेंगे तत्वों के वर्गीकरण किसने शुरुआत करी, है ना। और यहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे इनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही करना है प्यारे बच्चे आपको। ठीक है, मैं जितना करा रहा हूं उतना अच्छे से कवर करते रहिए। ठीक है। चलो। ठीक। हाँ ऋषभ यादव दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला वर्गीकरण किसका था, सबसे पहला वर्गीकरण था डोबेर नायर का त्रिक नियम। आपको नाम से ही पता चलना होगा, डोबेर नायर स्ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है तीन, यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण किस आधार पर है, तो आप कहेंगे कि तीन तत्व को लेकर इसका वर्गीकरण किया गया। शुरू में तीन तत्व, तीन एलिमेंट काफी थे, तीन तत्वों को ले लिया गया और उनको वर्गीकृत किया गया। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक। चलिए, दूसरा कौन सा है, न्यूलैंड्स का अष्टक वर्गीकरण। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। इसने कितने लिए, 7 तत्व लिए और 8वां तत्व दिखाया कि वो कैसा नजर आएगा, उसकी क्या गुण होंगे, क्या प्रॉपर्टी होंगी। बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी क्रम से देखते चले जाएंगे। फिर बाबूजी कौन सा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सीधा सीधा स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पैरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पैरियोडिक टेबल। ठीक। चलिए आगे, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल। तो ये चार आपको देखने हैं, जिनमें से दो के बारे में कुछ कुछ बातें देखनी है, और ज्यादातर बातें तीसरे और चौथे में से देखनी है। ठीक है। चलो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो था किसका, डॉबेर नायर का। सर्वप्रथम कौन सा वाला, सबसे पहला, सबसे पहला वर्गीकरण, ये ए, बी और सी। तीन तत्व आपने कौन से लिए, ए, बी और सी। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, तत्व, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये तीन ले लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, तीन ले लो। चलो जी, तीन लेने के बाद, तीन लेने के बाद पहले वाले का, पहले वाले का क्या रखा गया? पहले वाले का भार रखा गया, और तीसरे वाले का भार रखा गया। भार को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले वाले का और तीसरे वाले का, पहले वाले का और तीसरे वाले का क्या रख दिया? भार, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबूजी कह रहे हैं। तो परमाणु भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार एटॉमिक मास, मान लेते हैं इसका 10 है। इसका भार रखा गया कितना? 20 रखा गया। तो डोबेरनायर ने कहा, अगर मैं शुरू से तीन एलिमेंट को, तत्व को एक साथ लगा देता हूं, तो पहले वाले का भार, परमाणु भार एटॉमिक मास, और तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास है, दोनों को प्लस करके औसत निकाल लो। यानी कि दोनों को प्लस करके दो से भाग लगा दो, बीच वाले का परमाणु भार निकल कर आ जाएगा। बस इतना सा। क्या राहुल सैनी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मॉक टेस्ट चलेंगे तो इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप इसको समेट भी नहीं पाओगे, है ना। बस आपकी मेहनत जरूरी है ना। बस मेहनत जरूरी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, बहुत आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, बेसिक करना जरूरी है, क्वेश्चंस की तो भरमार होती है। ठीक है, चलिए। तो पहले वाले का और तीसरे वाले का औसत बीच वाले का परमाणु भार निकल कर आता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? बी का, बी का परमाणु भार, बी का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा? ए और सी के भार को जोड़कर दो से भाग लगा दो, ये निकल कर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़कर दो से भाग लगा दो, कितना निकल कर आ जाएगा? कितना निकल कर आ जाएगा? 15 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 निकल कर आ जाएगा। ये बताया था डोबेरनायर ने। और डोबेरनायर ने कितने लिए थे? डोबेरनायर ने, डोबेरनायर ने कितने लिए थे? तीन तत्व लिए थे। कितने? तीन तत्व, तीन तत्व, एलिमेंट। कहानी क्लियर है? सर आने वाले बैच में केमिस्ट्री की क्लास नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो एक बार मैं बोल देता हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ। ठीक है, टेक्निकल टीम से यहीं से एक बार इशारा करके वो बता देंगे क्या गड़बड़ी चल रही होगी। अगर ऐप में कुछ मिसिंग होगा टेक्निकल पोर्शन, तो वो उसको ठीक करवा देंगे। ठीक है, अच्छा आने वाले में नहीं दिखाई दे रही है। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, डरो नहीं, मैं इसको बता देता हूँ एक बार टेक्निकल टीम से। सर मॉक टेस्ट में पैसा लगता है? काहे पैसा लगेगा? जब आपने एक बार बैच ले लिया है तो उसमें प्यारे बच्चों डाउट ग्रुप भी है ना, आपका मॉक वाला भी है, सब कुछ है। आपको एक पैसा फिर एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो डोबेर नायर में इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कहानी क्लियर? चलिए दूसरा कौन सा है? दूसरा है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, न्यूलैंड्स का अष्टक वर्गीकरण, का अष्टक वर्गीकरण। इसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन कहते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। अच्छा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? ये जिनको म्यूजिक पसंद है, जिनको म्यूजिक पसंद है वो बिल्कुल इसको समझ पाएंगे आराम से। चलो बताओ, जब म्यूजिक सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, किसी के पास जाते हैं, गायक से कहते हैं कि हमें संगीत सिखाओ, तो शुरू में क्या सिखाता होगा? सोच के बताओ। क्लास रुक रही है? अच्छा एक बार मैं देख लेता हूं। ओके, एक सेकंड मैं देख लेता हूं। दरअसल हमारे जो अभी स्टीमर है वो वॉशरूम गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार। एक बार देखिए प्यारे बच्चों, बीच बीच में आ जाता होगा सेकंड के हिसाब से। अब क्लियर है? एक बार मुझे मैसेज करके बता दो। चलिए बस एक सेकंड रुकिए। चलिए एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक,
क्लास अच्छी नहीं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो टेक्निकल टीम को बुला लिया है, अब वो सही कर देंगे। हो जाता है कभी कभी टेक्निकल नेटवर्क परेशानी की वजह से बफर हो जाती है बीच में कहीं, ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। एक बार, ओके, क्लास पॉश हो गई, अच्छा, ठीक है, एक बार देखना, मैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक। बस एक सेकंड रुक जाइए, कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे की तरफ से भी थोड़ा सा नेटवर्क शॉक हो जाता है ना, वो कुछ सेकंड की काम होती होगी या 1-2 मिनट का काम होता होगा, ठीक है। और अभी इतने टाइम से क्लास लेते आ रहे हैं, तो कभी कभी होता है, जैसे कि मान लो 365 दिन में से 2-3 दिन ऐसा कोई इशू होता होगा तो होता होगा, पीछे से अगर बैकअप से फिल्टर हो कर आती है तो बढ़िया से क्लियर चलती है। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सारे प्यारे बच्चे, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सभी प्यारे बच्चे, एक बार रिफ्रेश कर लेना, अब देखिए सही है, ओके। अगर सही क्लियर हो गया है, अगर रिफ्रेश करने के बाद क्लियर हो गया है, तो एक बार जय हिंद लिखकर भेज दीजिए सभी, जिससे कि मैं आपको देख सकूं कि हाँ आप अच्छी क्लास ले पा रहे हो या नहीं। तो जय हिंद लिखकर भेज दीजिए जिससे मैं एक बार आइडेंटिफाई कर लूं। देखिए सभी प्यारे बच्चे, ओके, नहीं हुआ, ओके, चलिए अब क्लियर है प्यारे बच्चों, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गई है क्योंकि अब तो पूरा का पूरा ही फिल्टर करवा दिया है, ठीक है। तो मैं चलूँ स्टार्ट करूँ, क्लियर है, ओके ठीक है, एक बार थम्स अप या फिर जय हिंद बोल दीजिए, ठीक है। इसने नेटवर्क ने हमारे कितने 4-5 मिनट खा लिए। तो हमने पढ़ रहे हैं न्यूलैंड्स का अष्टक वर्गीकरण, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल सा काम है, जब भी कभी म्यूजिक सुनने जाते हो या फिर कहीं म्यूजिक स्टार्ट करते हो, संगीत सीखने जाते हो, तो किसी का भी कैसा भी गला क्यों ना हो, वो बस सा रे गा मा पा धा नी सा है, कुछ ऐसी बोलता है ना, कुछ ऐसी, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है। तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, ये जो सा है ना, ये 2-2 बार आ गया। इसका मतलब जब आप तत्वों को ऐसे म्यूजिकल टोन पर संगीत के पॉइंट के हिसाब से रखोगे तो 7 तत्व तो लग जाएंगे, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेकिन जो आठवां होगा वो फिर से पहला वाला हो जाएगा, यानी जो आठवां एलिमेंट रखोगे, तत्व रखोगे, वो पहले वाली की तरह होगा, नहीं तो देख गिन लो, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो आठवां वाला है वो पहले वाले की तरह हो गया। तो न्यूलैंड ने कहा 7 आप लगा दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आठवां वाला है वो पहले वाले के नीचे लगना चाहिए। तो क्या किया इन बाबूजी ने, तत्वों को तत्वों को संगीत की धुन, संगीत की धुन, कौन से, सारे गामा धा नी सा के आधार पर, के आधार पर बताया कि
कि आठवां तत्व, आठवां तत्व पहले पहले वाले यानी फर्स्ट, प्रथम तत्व से समान है, से समान होता है, समान होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस एट एलिमेंट, eighth element is similar to first element 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 on the basis, on the basis of order of musical tone, order of musical tone, musical tone। कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन से तत्व को लगाकर दिखाया गया, फिर मैं ये बात बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं बात बताऊंगा, उससे पहले एक चीज और देख लो। मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 तत्व आपने लगा दिए, एलिमेंट लगा दिए। तो बताओ आठवां वाला मुझे कहाँ लेना पड़ेगा? म्यूजिक क्लास है सर जी? हाँ जी, ये म्यूजिक कॉन्सेप्ट ही है, इसके बिना मैं बता ही नहीं सकता। इसका नाम ही म्यूजिकल टोन के आधार पर है, तो म्यूजिक के लिए बारे में तो बात करनी पड़ेगी, है ना। चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 7 तत्वों को लगाने के बाद जो आठवां तत्व है, आठवां एलिमेंट है, वो मैं आगे नहीं लिखूंगा, मुझे कहाँ बताना पड़ेगा? यहां बताना पड़ेगा, नीचे की तरफ से। ठीक है मनीष सर, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हुआ? हो चुका है प्यारे बच्चे, देखिए क्लास एक बार जाकर। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, आठवां वाला कहां पर होगा? तो आठवां वाला मुझे यहां लिखना पड़ेगा, आठवां वाला एक के नीचे। फिर ऐसे करते हुए 9 10 11 12 13 14। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा यहीं पर ही आ गया। अब क्वेश्चन में पूछेगा कैसे? ये तत्व लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं? तत्व, एलिमेंट लगा रखे हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, अब इतना हल्का तो पूछेगा नहीं कि पहले वाले जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करेगी, पहले वाला गुण किससे मैच करेगा, तो ऐसे तो पूछेगा नहीं। सबको पता है पहला वाला आठवें से मैच करेगा। पूछता ऐसे है, बताओ 11वां तत्व, 11th एलिमेंट किस नंबर से मैच करता है? बच्चे गायब। बच्चे कहते हैं कि मास्टर जी ने तो आठवां और पहला बताया था, 11वां तो बताया ही नहीं हमें कि 11वां वाला किससे मैच करेगा। हाँ जी प्यारे बच्चे, एनए ही की क्लास है, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो बताओ 11वां वाला चौथे वाले से मैच करेगा, 12वां वाला पांचवें नंबर से मैच करेगा, 9वां वाला दूसरे नंबर से मैच करेगा। तो ये आपके कौन से हो गए? तत्व हो गए, है ना। जरा मैं एक बार लगा के दिखा दे रहा हूं, एक बार, टेंशन क्यों लेनी है। मैंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। उस वक्त की बात बता रहे हैं, अब की बात नहीं। जब न्यूलैंड ने इसके आगे, उसको नहीं पता था कि इसके आगे क्या है ना, सटीक नहीं पता था। फिर आठवां उसने क्या रखा? आठवां रख दिया सोडियम। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और जो आठवां वाला सोडियम यहां पर रखा था वो लिथियम के नीचे पर आया। ठीक है, फिर यहां पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब आप आराम से चेक करना, देखो ये रहा आठवां, ये रहा नौवां, ये रहा 10वां, ये रहा 11वां, ये रहा 12वां, ये रहा 13वां, और ये रहा 14वां। अब मुझे बताना, क्या लिथियम सोडियम से, क्या लिथियम सोडियम से मैच करेगा? क्या लिथियम सोडियम से मैच करेगा? जीडी वाले बच्चों के लिए नहीं है प्यारे बच्चों, पहले ही बता दिया था। हाँ जी अमन, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो बताओ क्या लिथियम सोडियम से मैच करेगा? बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि पहले ही बता दिया था न्यूलैंड ने कि जो पहला वाला है वो आठवें से मैच करेगा। क्या सिलिकॉन कार्बन से मैच करेगा? जी बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा, तो टेंशन वाली है ही बात नहीं इसमें तो। यानी जो जिससे मैच करेगा वो उसके नीचे आ गया। तो पहला वाला आठवें से, दूसरा वाला नौवें से, तीसरा वाला 10वें से, चौथा वाला 11वें से, पांचवा वाला 12वें से,
छठा वाला 13वें से और सातवां वाला 14वें से आपका निकल कर आ गया है। 8 9 10 11 12 13 14। कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, कहानी क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके, आगे बढ़ जाएं। तो ये रहा आपका न्यूलैंड का। अब आगे बढ़ते हैं किस पर? अब आगे आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। कौन सी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल। ठीक, बहुत बढ़िया। हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री जो पेपर में आता है। ठीक है, मेंडलीफ कौन से देश का रहने वाला था, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो पेपर में आता है। ठीक है, मेंडलीव के पापा कौन थे, मम्मी कौन थी, ये आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री वाली बातें पढ़ेंगे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो सबसे पहली आवर्त सारणी मेंडलीव की बनाई हुई थी। पहला क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहली जो पेरियोडिक टेबल बनाई थी, कोई सारणी बनाई थी, वो मेंडलीव ने बनाई थी। तो मैं यहां पर नंबर 1 पॉइंट के हिसाब से काम करूंगा। सबसे पहली आवर्त सारणी, सबसे पहली आवर्त सारणी का दर्जा इसी को ही दिया गया, आवर्त सारणी। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट पेरियोडिक टेबल यही है, फर्स्ट पेरियोडिक टेबल यही है। ठीक है जी, कहानी ओके। ठीक, चलिए दूसरी बात क्या है। अच्छा, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस वक्त कितने तत्व थे, और मेंडलीव ने क्या सोचकर ये आवर्त सारणी बनाई? मेंडलीव ने सोचा कि मान लो एक स्कूल में 100 बच्चे हैं। मेंडलीव आया, मेंडलीव ने देखा कि ये 100 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैं एक तरफ रख देता हूं, है ना, यानी कि हल्के हल्के बच्चों को, जो हल्के हैं उनको एक तरफ रख देता हूं, और जो भारी भारी हैं उनको क्रम में लगा देता हूं। तो सबसे हल्का बच्चा उसने सबसे पहले ले लिया, उससे भारी बच्चा बाद में ले लिया, उससे भारी बच्चा बाद में ले लिया, जो सबसे मोटू वजन वाला बच्चा था उसको सबसे बाद में ले लिया। ऐसे क्रम में लगाता चला गया। तो उसको मैं क्या कहूंगा? परमाणु भार के क्रम में लगाया, या परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक मास के, या एटॉमिक नंबर के? जल्दी से बता दें। तो जो आपका मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, वर्गीकरण किया था, तत्वों को जिस सारणी में रखा था उसको भार के हिसाब से लगा दिया। सबसे हल्का बच्चा, फिर उससे भारी बच्चा, उससे भारी बच्चा, उससे भारी बच्चा, उससे भारी बच्चा, है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, जो टेबल बनाई थी, उसमें तत्वों को उनके भार के हिसाब से लगा दिया, इसके एटॉमिक मास के हिसाब से। जाओ वजन के हिसाब से लग जाओ, सबसे कम वजन वाला सबसे पहले आ जाओ, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? परमाणु भार के आधार पर बनाई गई। ये वाली जो थी, ये किसके आधार पर बनाई गई? परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर बनी। ये सारणी किस पे बनाई गई? परमाणु भार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर लगाई गई। ठीक है जी, चलो जी, ये भी बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। जब ये आवर्त सारणी बनी थी तो उस वक्त मेंडलीव को सिर्फ 63 तत्व पता थे। मेंडलीव के अलावा सभी को ही 63 पता थे, 63, सिर्फ 63, उसके अलावा नहीं। अब की अगर बात पूछी जाए तो आप अपना आंसर देंगे कितने तत्व अभी तक ज्ञात होंगे। तो जब उस वक्त ये बनाई गई थी तो 63, 63, तो उस वक्त इस आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में 63, 63 तत्व थे, तत्व थे। ठीक है, देयर आर 63, देयर आर 63 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन दिस टेबल, इन दिस टेबल। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो आप कहेंगे 63। तो ये वाला पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेना है। जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि हमें ये हाईलाइट करके चलना है, उसको हाईलाइट करके जरूर करना। जैसे परमाणु भार के आधार पर, तो उसको हाईलाइट कर लो। सबसे पहली इसको हाईलाइट कर लो, 63 इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है जी, कहानी हाँ जी बिल्कुल सही चल रहे हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़ता हूं।
नंबर 4, जब आप कोई टेबल बनाते हो तो टेबल में दो चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? एक तो ये वाली, ऐसे टेबल में इस तरीके से एक रो होती है और इस तरीके से कॉलम होते हैं, ऐसे। तो आपने देखा होगा, कोई भी टेबल बनाओगे, खाने खाने बनाओगे, तो ऐसे लेटी हुई एक खाना मिलेगा और एक खड़ा हुआ खाना मिलेगा। तो जो ये है सीधा खड़ा हुआ ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वर्ग। वर्ग कहते हैं इसको, ऐसे वाले को, ऊर्ध्वाधर को वर्ग, या फिर समूह कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप, समूह। हिंदी में, इंग्लिश में अगर आप बात करोगे तो ग्रुप कहोगे, इसको हम कहेंगे ग्रुप इंग्लिश में। ठीक। और ये जो लेटे वाले होते हैं, ये जो पड़ गए, लेट गए, ठीक है, जो लेट गए, उनको क्या कहते हैं? देखते हैं, कौन बच्चा बताएगा? इसको तो वर्ग कहते हैं, ऐसे खड़े खड़े वाले को, ऐसे जितने भी ऐसे होंगे ऐसे, ये तो वर्ग है, समूह। और ऐसे जो लेटे गए, लेट गए, इनको क्या कहते हैं? वो मुझे बताइए, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। कोई नहीं, इसको दिया है, कर लो। अभी कौन सी खत्म हुई टेबल? अभी भी तो है। ओके, लो जी, अब बताओ, ये वाली कौन सी हो गई? ये इसको कहते हैं आवर्त। इसको कहते हैं आवर्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। पीरियड। ठीक। अगर मैं मैंडलिव की बात करूं तो वर्गों की संख्या कितनी थी? तो वर्गों की संख्या कुल मिलाकर 9 थी। वैसे एक 8 मानी जाती है, लेकिन एक उपवर्ग को जोड़कर 9 कर दिया गया। तो अगर पेपर में 9 आता है तो 9 पे टिक लगाएंगे, 9 नहीं आता है तो 8 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलो जी, ये वाली बात क्लियर है। आवर्त की संख्या कितनी थी? तो आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। तो वर्ग की संख्या उपवर्ग मिलाकर 9 है, और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। यानी कि जो लेटे वाले हैं वो 7 थे, और जो ऐसे खड़े वाले थे ये आपके कितने हो जाएंगे? 9। इस बात का ध्यान रखना। अगर पेपर में 9 नहीं आता है, ध्यान से सुनना, अगर पेपर में 9 नहीं आता है, कहीं लिख लेना एक जगह पर, तो आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब इसको मैं बार बार नहीं लिखवा सकता, क्यों? क्योंकि ऑफिशियल कैटेगरी पर उपवर्ग मिलाकर पूछ लिया जाता है 9। ठीक है, कभी भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है तो मैं इस बात को जरूर बोलता हूँ। पेपर में 9 नहीं आया तो 8 पे टिक करके आना। पेपर में अगर 9 आता है तो 9 पे ही टिक करके आना। कहानी क्लियर है? तो पहला पॉइंट, सबसे पहली आवर्त सारणी। दूसरा, परमाणु भार वजन के हिसाब से लगाई गई तत्व। तीसरी बात कौन सी है? 63 तत्व थे। चौथी बात कौन सी थी? वर्ग समूह, ये कितने थे आपके? 9। और आवर्त कितने थे आपके? 7। आवर्त कितने थे? 7। ठीक है, अच्छा, अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे नंबर 5, नंबर 5, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की कोई जगह नहीं थी। समस्थानिक का मतलब होता है जैसे एक तत्व के परिवार, एक तत्व के परिवार, ऐसे अलग अलग परमाणु जिनका एक ही परमाणु क्रमांक होता है। समस्थानिकों की कोई जगह नहीं थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए, मेंडलीव आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में समस्थानिकों, समस्थानिकों को दर्ज नहीं किया गया, दर्ज नहीं किया गया, किया गया। ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं उनको दर्ज नहीं किया गया। अगर दोनों आते हैं तो 9 ही लिखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स आर नॉट अरेंज्ड या आर नॉट क्लासिफाइड, आर नॉट कंसीडर्ड इन मेंडलीव पैरिडिक टेबल। ठीक है जी, ओके जी, कहानी क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है? ये एक तरीके का पॉइंट है, आप देख सकते हैं नोट करके। चलिए, कहानी क्लियर है। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी इतनी अच्छी थी, जैसे कि सब लोग कहते आ रहे थे, एक तरीके का देवता बना दिया था मेंडलीव को उस टाइम पर कि अरे केमिस्ट्री का देवता है, ये तो बिल्कुल आवर्त सारणी बनाकर बैठा है,
जबकि बहुत बहुत चीजें उसमें गड़बड़ थी। तो नई आवर्त सारणी क्यों बनाई गई? जब अगर अपने आप को मेंडलीव की आवर्त सारणी बेहतर बता रही है, तो नई आवर्त सारणी बनाने का क्या दिक्कत थी? नई आवर्त सारणी को क्यों बनाया गया? कुछ तो गड़बड़ रहा होगा, है ना? वो चीज क्या गड़बड़ थी वो आपको बतानी है। सोच के बताओ। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी इतनी ही अच्छी थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मॉडर्न इसी को ही कहा जाता है, तो हमें ये वाली सारणी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताएं। कुछ तो ऐसा होगा ना, कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में गड़बड़ रही। अब वो गड़बड़ अगर आपने पता कर लिया, तो समझो आपने इसका आधार पता कर लिया कि नई आवर्त सारणी क्यों बनानी पड़ी। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई सब्जी बनी और उस सब्जी में नमक नहीं पड़ा, है ही नहीं नमक, तो कोई खाएगा नहीं, चाहे वो देखने से कितनी ही सुंदर लग रही हो ना, चाहे खुशबू बहुत बढ़िया आ रही हो, चाहे उसमें पनीर ही क्यों ना पड़ा हो, है ना? खाने के चक्कर में कोई नहीं रहेगा। तब आते ही कह देंगे भैया नमक तो दे दो हमें। नमक डालते ही गपागप खा जाओगे। ऐसे ही मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी थी। वो कमी थी आपकी किसकी? परमाणु क्रमांक के आधार पर ना लगाना। वजन के हिसाब से लगा दिया, ये तो गलत बात है। वजन के हिसाब से कैसे लग सकता है? मान लो एक बहुत मोटा बच्चा केजी क्लास में है ना, और एक बहुत छोटा सा बच्चा 12वीं क्लास में है, तो क्या उस 12वीं से उठाकर केजी में लगा दो, उसको केजी से उठाकर 12वीं में लगा दो? ऐसा नहीं होगा। योग्यता के हिसाब से, क्लास के हिसाब से उन्हें बैठाओ। अगर उसने पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करते करते 11वीं क्लास पास कर रखी है, तो उसको 12वीं में ही बैठने दो, चाहे वो 35 किलोग्राम का हो, चाहे 80 किलोग्राम का हो, चाहे 100 किलोग्राम का हो। वजन के हिसाब से नहीं देखना, क्रम के हिसाब से देखना है, योग्यता के हिसाब से। और यही बात यहां पर आए, ठीक है, यही बात यहां पर आया कि आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर परमाणु क्रमांक के आधार पर लगा दी जानी चाहिए। हाँ जी, वो हाइड्रोजन में बताऊंगा, एच स्थान का में स्थान नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है। तो चलो यहां पर बात आती है, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय जाता किसको है? बनाने का आधार किसके आसपास है? तो साइंटिस्ट का नाम आप लिख सकते हो। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले, मोजले इन साइंटिस्टों को दिया गया। मोजले याद रखना, स्पेलिंग तो याद ही रहेगा, मोजले, मोजले इन्होंने इसको बनाया, ठीक है। मोजले साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी को बना दिया। किस आधार पे बनाया? ठीक है, सर मुंह पानी आ गया कैसे है? चलो, हाँ वो बताऊंगा, समस्थानिक संभारिक जब कार्बन चलेगा तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, अभी टेंशन काहे ले रहे हो, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो आधार क्या था? तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार था कौन सा? परमाणु क्रमांक। भार को छोड़ दिया गया, तो यहां पर परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई क्लियर। चलो पहली बात समझ में आ गई, क्यों किया गया? क्योंकि पता थी मेंडलीव परमाणु भार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा था, उस गड़बड़ी को दूर करके परमाणु भार हटा दिया गया, उसकी जगह परमाणु क्रमांक लगा दिया गया, ठीक। चलिए, दो विधान में कुछ दिक्कत नहीं गौरव पाठक, तीन तत्व लेने हैं परमाणु भार के हिसाब से। पहले वाले तत्व का भार दूसरे वाले, सॉरी, पहले वाले का तीसरे वाले का भार जोड़ दो, दो से भाग लगा दो, बीच वाले का भार निकल कर आ जाएगा, यही है बस, ठीक है। सर इंग्लिश में पढ़ा दो, इंग्लिश में तो है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाना है। कौन सी? लॉन्ग फॉर्म पैरियोडिक टेबल, मॉडर्न वाली, ठीक है। इसमें इतनी खास इंग्लिश नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश लगा दें, मैं लिख रहा हूं हैंड टू हैंड, आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाना है अगर ये वाली पैरियोडिक टेबल को लाना है।
दूसरी बात क्या है, आवर्त की संख्या नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि ऐसे लेटे लेटे वाले, लेटे लेटे वाली कितनी रो थी, तो बदली नहीं, उतनी की उतनी ही है। तो आवर्त की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7। ये पहले वाले में भी उतना था और इस वाले में भी इतना है, 7 के साथ। ठीक है सर, पेपर निकालना है तो कितने क्वेश्चन करें, मैं तो चाहूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन हो। ठीक है चलिए, ग्रुप एंड पीरियड गलत हुआ, कहाँ पर, आवर्त की संख्या पीरियड ये रहा, वर्गों की संख्या ग्रुप ये रहा। और कहाँ गलत हुआ बताइए, सब सही तो है, ये रहा वर्ग समूह ग्रुप, आवर्त पीरियड, 7 ये रहा, 9 ये रहा, क्या गलती है बताओ। चलो, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें तो इसमें ग्रुप बढ़ा दिए गए और कितने कर दिए गए, 18। नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा दिए गए और कितने कर दिए गए, 18। ठीक है, कितने रह गए, 18 रह गए। अच्छा, ब्लॉक की संख्या, ये खास बात है इसमें, जो आपकी नई वाली जो पैरियोडिक टेबल है जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पैरियोडिक टेबल कहते हैं, इसमें जो ब्लॉक है वो बढ़ा दिए गए। मैं बताऊंगा अभी ब्लॉक कौन से वाले, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ब्लॉक की संख्या कितनी कर गई, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने, 4। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने कर दिए गए, 4। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4, कौन कौन से वाले बता सकते हो, एक तो इसमें है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक। ये सारे के सारे क्या हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक है चलो, तो यहां तक की क्लियर है। ठीक, वो बेटा आपको इतिहास में पढ़ना है, इसमें कभी ये नहीं पूछता कि इसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, है ना। तो इसमें ये वाली केमिस्ट्री नहीं आती है, वो स्टेटिक होती है। ठीक है चलो, आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक बार करके दिखा देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, एक आवर्त सारणी कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, ऐसे, ऐसे, और नीचे ऐसे, तो सीरीज ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, मैं इसको बनाकर क्यों दिखा रहा हूं, इसको बना के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कौन सी बात चल रही है। तो देखो, यहां पर आपके लिए कौन सी, ऐसे लाइंस बनी होती है, ऐसे, इस तरीके से, आया कुछ दिमाग में, ये रहा ऐसे। अब देख लो ब्लॉक, ये देखिए आवर्त सारणी इस तरीके की, हाँ जी। अब मैं ब्लॉक बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाली देखो, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये दो ये अलग सा दिखाई देता है ना दो, ये एस ब्लॉक वाला हिस्सा है। यहां से लेकर और यहां तक ये डी ब्लॉक वाला हिस्सा है, बीच में जो नीचे की तरफ गैप से नजर आता है, ये कौन सा है, डी वाला। ठीक है सर, आपने उल्टा बताया है, चेक करो क्या उल्टा बताया है प्यारे बच्चे, इसे भी उल्टा बताऊंगा मैं, लो जी, बताओ क्या उल्टा बताया है। मैंडलीव की आवर्त सारणी बताओ क्या उल्टा बताया है, जल्दी से। हम्म, कोई नहीं, आपकी बात को ऊपर रखेंगे और अधिकार है आपका पूछने का, बताने का। लेकिन कोशिश किया करें, अगर आप 1001% बिल्कुल सही हो तो ही इस तरीके के तथ्य को बोला करो कि सर आपने गलत बता दिया, उल्टा बता दिया। बताओ क्या उल्टा बताया है, क्या चेक करना है, बताइए। ठीक, बताइए। यह है आपका वर्ग और यह है आपका आवर्त। ठीक है जी, बताओ क्या उल्टा बताया है परमाणु भार के आधार पर। ठीक, समस्थानिकों का, आधुनिक आवर्त सारणी, ये रही, आवर्त की संख्या कितनी, 7, वर्गों की संख्या नंबर ऑफ ग्रुप 18। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए आगे, आगे बढ़े। तो ये है आपका एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक, और ये वाला जो होता है, ये कौन सा वाला है आपका, ये आपका पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक उधर रहा, डी ब्लॉक ये रहा, पी ब्लॉक ये रहा। ठीक, और जो नीचे की तरफ आपको जो दो लाइन, दो श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, ये कौन सा वाला है, ये एफ ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा। नीचे वाला कौन सा होता है, एफ ब्लॉक होता है। तो जो आवर्त सारणी है, ये जो आवर्त सारणी है, ये आपका, हाँ मैंने यही कहा था, 8 ग्रुप थे, उपवर्ग मिलाकर आपको 9 पे टिक लगाना है। अगर 8 आता ऑप्शन पे तो 8 क्लिक करेंगे, 9 आता है तो 9 पे क्लिक करेंगे। ठीक है चलिए, इसी बात को तो मैं बता रहा था, आप सिर्फ उसी बात पर ध्यान दे रहे हो, मेरी एक एक बातों पर फोकस करके चलें। ठीक चलो, तो ये रहा एस ब्लॉक, ये रहा डी ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक, और नीचे वाला कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक होते हैं। इन 4 ब्लॉक में से मेन मेन चीज आपको क्या करनी है,
आइए मेन मेन चीज बताते हैं। ये कौन सी वाली है? आधुनिक आवर्त सारणी। ये कौन सी है? आधुनिक आवर्त आवर्त सारणी। ठीक है, मॉडर्न पैरोडिक टेबल। मॉडर्न पैरोडिक टेबल। ठीक है जी कहानी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं बताता हूं सारी बातें एक एक करके। एस ब्लॉक पर अगर मैं आता हूं तो एस ब्लॉक में ये वाले तत्व आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एक एक ब्लॉक आराम से करेंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहे हैं आवर्त 18 है, वर्ग 17 है। अरे भैया माफ कर दो हमें, है प्रभु। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, देखो मैं ये बात नहीं कह रहा, ज्ञान एक तो अधूरा बहुत बेकार, ज्ञान विपरीत बहुत बेकार, दोनों ज्ञान बहुत बेकार है। इससे अच्छा ज्ञान की प्राप्ति ही छोड़ दो। ठीक है, ज्ञान लेना, इतना लेना कि वो पूर्ण रूप से आपको लगे कि हाँ हम इसमें बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर है। राकेश कुमार, सभी के लिए कमेंट विजिबल नहीं हो पाएंगे बच्चे, क्योंकि ऐप में ये सब व्यवस्था रहती है कि जो बच्चा बोल रहा है वो उसी का ही ऐप मैं यहाँ पर पढ़ के, मतलब कमेंट यहाँ पर पढ़ के सुना सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी। चलो, तो एस ब्लॉक शुरू वाले की बात आ गई, तो एस ब्लॉक में ये दो लिस्ट हैं, ये वाली लिस्ट, तो इनके मैं साथ साथ बताता चलूंगा। कोई इसमें हमारे पास कोई ट्रिक है इसको याद करने की? बहुत बच्चे इसको ट्रिक हिसाब से याद भी कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा? एस ब्लॉक का पहला पहला कॉलम, यानी कि वर्ग पहला, फर्स्ट ए बोलते हैं इसको। दूसरा कौन सा है? सेकंड ए। बी नहीं होगा, ये सेकंड ए होगा। ठीक है, और देख लो जहां पर गलती मिस्टेक टाइप होती है मैं अपने आप ही ठीक करवा देता हूं, है ना। ये सेकंड ए होगा। ठीक है, चलो जी, ये दोनों लिस्ट आती है किसमें? एस ब्लॉक में। ये दोनों लिस्ट आती है एस ब्लॉक में। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, एल्काली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा कौन सा है? क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर मोजले के पापा का नाम क्या था? मोजले के पापा का नाम था संजीव गौतम। ठीक है जी बेटा, चलिए आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो पहला वाला वर्ग आपके पास फर्स्ट ए है, और दूसरा वाला वर्ग आपके पास कौन सा है? सेकंड ए है, ये रहा। ठीक है, तो पहले वाले को हम क्या कहेंगे? पहले वाले को कहेंगे क्षार धातुएं। देख लो कौन कौन सी हैं, इनमें से कुछ नाम आपको देखने में नजर आ रहे होंगे, समझने में नजर आ रहे होंगे। दूसरा वाला कौन सा है? क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय मृदा धातु में देख लो, ये भी आपको नजर आ रही होंगी। इनकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक आपको लिखना पसंद है तो लिख सकते हैं, दिमाग में भरना पसंद है तो दिमाग में भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लो, देखना जरा ध्यान से, एक एक लाइन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो देख लेना ट्रिक। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। एच हमने, एल आई ली, हमने ली नटराज के रबड़ कटर्स फ्री, हमने ली नटराज के रबड़ कटर्स फ्री। ठीक है जी, हो गई याद ट्रिक? हमने ली नटराज के रबड़ कटर्स फ्री, नटराज कंपनी का नाम होता है, नटराज पेंसिल आती है ना, तो हमने ली नटराज के रबड़ कटर्स फ्री, रबड़ कटर्स फ्री, फ्री मिल गए रबड़ कटर है। ये लो जी, बहुत बढ़िया, नोट्स में से काम आ जाएगा, टेंशन ही लेनी नहीं है। ठीक है, चलो, तो याद हो गए, हमने ली नटराज के रबड़ कटर्स फ्री। ओके, जिनका नाम नहीं पता होगा मैं अभी बता रहा हूं। फिर आते हैं सेकंड डे पर। ठीक है, अब क्या हुआ? किसी बच्चे की जॉब लग गई, बढ़िया वाली। अब जॉब लगने के बाद बच्चे ने डिमांड पे डिमांड रख दी। अब देखो क्या होता है घर में, जॉब लगने के बाद ये गया सेकंड डे में, जॉब लगने के बाद बेटा, बीई बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी, जो बापू बैठे ना घर में वो राजी हो जाते हैं, ले जा, सब कुछ ले जा। जॉब लग गई, मजा आ गया। अगर बिना जॉब लगे अगर ये कहता है कि बेटा मांग ले कार स्कूटर, तो बताओ क्या होगा, है ना। यहां पर बापू तबाही मचा देंगे।
है ना। फिर बात कहोगे कि बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके मम्मी पापा सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से और बाहर से वो कुछ और दिखाते हैं। तो अगर आपकी जॉब लग गई बढ़िया सी तो क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू तुरंत राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी। तो जी कहानी क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें से कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं जो बच्चों को नहीं पता है। जैसे कि जैसे कि ये रहा, इसको रूबीडियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूबीडियम। रूबीडियम। रूबीडियम, ठीक है जी। जिसका नाम आपको नहीं पता मैं उसका नाम लिखकर चलूंगा। यह है सी एस सीजियम। यह है सीजियम। सीजियम। और एफ आर क्या होता है? फ्रांसियम होता है। फ्रांसियम ये रेडियो एक्टिव होता है, खतरा होता है इससे, खतरा। ठीक है, फ्रांसियम। फ्रांसियम। ऊपर के नाम आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, आगे ये रहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एस आर का नाम है स्ट्रोंसियम। एस आर का नाम है स्ट्रोंसियम। रॉकेट में कौन सा रंग इसकी वजह से आता है? देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है, किसी को याद हो तो। रॉकेट में कौन सा रंग इसकी वजह से होता है? आतिशबाजी में। ठीक है, आगे बी ए बेरियम। रॉकेट में आतिशबाजी में बेरियम की वजह से कौन सा रंग आता है? आप बता सकते हैं। और आर ए क्या है? आर ए है रेडियम। रेडियम सबसे पहला खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियम। रेडियम सबसे पहला खोजा गया रेडियो एक्टिव एक्टिव तत्व। ठीक है जी, चलो और बाकी भी लिखवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एच को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। एच को हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसका जो आगे वाला पार्ट होगा पी ब्लॉक डी ब्लॉक बाकी चीजें वो कल के लिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा आपको नहीं करना है। ठीक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। फिर एल आई लिथियम। मैं लिखवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं। लिथियम। ठीक, सोडियम। सोडियम। और के क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है जी, ऐसे इसके लिखवा दे रहा हूं। बीई क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम। एमजी क्या है? मैग्नीशियम। 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 और सी ए क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है जी कहानी। ओके। ओके, बहुत बढ़िया। कहानी क्लियर हो गई है जी, क्लियर हो गई है कहानी। अच्छा, इससे संबंधित जो आज की क्लास में हुआ है, इससे संबंधित मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछ लेता हूं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में लेकर आऊंगा। अब बताएंगे आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? और ये मैंने उसी वक्त बता दिया था जब मैं कोश की संख्या बता रहा था। तो आप कैसे याद करोगे? मैंने कहा था 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरीके से। तो ये हो गया पहला, फर्स्ट। ये हो गया दूसरा आवर्त। आवर्त का मतलब पीरियड होता है। आप ये सेक्शन याद रखना। आवर्त ये रहा। ये कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। इस तरीके से कहानी चलती रहती है। तो कौन सा पूछा गया है? तीसरा। तो तीसरा देख लो, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे में कितने हैं? तीसरे में कितने हैं आपके? 8। तीसरे में कितने होते हैं? 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। मैंडलीफ की आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में आवर्तीय संख्या में आवर्त की संख्याएं थी। नंबर ऑफ पेरियोडिक, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, पीरियड्स गायब कर दिए इसने इन पेरियोडिक टेबल। तो ऐसे ऐसे लेटे लेटे वाली संख्या कितनी थी?
लेटे लेटे वाली संख्या कितनी थी? बिल्कुल सही, आर्मी लवर परवेज, आपका आंसर ठीक है, आपने सही दिया है। ये रहा। ऐसी कितनी संख्या थी? तो ये तो मैंने कहा था कि किसी में भी देख लो, चाहे मैंडलिप में देख लो, चाहे लास्ट में देख लो, लेटे लेटे वाले जितने भी थे आपके रो, ये आपके कितने थे? ये आपके थे कितने? 7। ये आपके कितने थे? 7। ये कितने थे? 7। चाहे वो पहले वाले में देख लो, चाहे आखिरी वाले में देख लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। और कोई क्वेश्चन हमारे से फिल्टर कर सकते हैं? हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन फिल्टर कर सकते हैं। आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है? आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है? ये तो कोई भी बता देगा। बच्चे क्या करते हैं, सी पे टिक लगा कर आते हैं, लेकिन जनक पूछा है, शुरुआत वाला, फादर, है ना? व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ पैरियोडिक टेबल? सबसे शुरू में किसने बनाई है ना? ऐसा नहीं है कि किसी ने खिला पिला के बड़ा किया है, ऐसा नहीं। फादर कौन है, जनक कौन है? तो वो है मेंडलिफ। मेंडलिफ, मेंडलिफ बोलते हैं, तो ये हो गया आपका मेंडलिफ। कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल, कहानी क्लियर चल रही है। ठीक है, अच्छा। चौथा क्वेश्चन तो आपके आगे वाले उससे पॉइंट से है, तो इसको मैं नहीं ले रहा। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई? ऑन व्हाट बेसिस वाज द मॉडर्न पैरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड? तो जब नई आवर्त सारणी बनाई गई, तो वो किस आधार पर बनाई गई, ये भी आप बता दें। चौथा वाला जो क्वेश्चन है इसका, वो मैं कल के पार्ट में ऐड करवा के लाऊंगा। जी बता दो, तो बताएंगे। H2SO4 में सल्फर का संग्रहण होगा sp3, प्यारे बच्चे। रोहित, ए, परमाणु भार के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी, ऐसे कैसे? मॉडर्न पैरियोडिक टेबल थी तो परमाणु क्रमांक के आधार पर थी, यानी कि एटॉमिक नंबर के बेस पर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। तो कोई बताएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, ये किसके देन थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन थी? किसने बताया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। किसने? मोजले। जी बिल्कुल, तबाही। ओके, तो ये था आपका तत्वों का वर्गीकरण का पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक बेसिक कवर किया है। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा टेक्निकल एंटर करेंगे। टेक्निकल एंटर का मतलब बहुत सारी चीजों को फिल्टर करेंगे। परमाणु त्रिज्या मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने इसको ऐड करवा दिया था जिससे कि आपको बता दें। सेकंड पार्ट में हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में पॉइंट्स कवर करेंगे, और फिर हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे त्रिज्या, रेडियस क्या होगी। ये हमारा सेकंड पार्ट में होने वाला है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही इस क्लास को रोकते हैं, और हम मिलेंगे आपके किसमें, सेकंड पार्ट में, तत्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।